नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय आप सभी से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर देखने में आता है कि जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी में जाते हैं, तो तैयारी करते समय हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी अधूरी है और इस परीक्षा में हम मुकाबले में हैं कि नहीं हैं। ये सवाल प्रायः परीक्षार्थियों के मन में उठता रहता है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके अंदर भी ये सवाल उठ रहा है, तो ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे और इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप मार्गदर्शन के तौर पर देख सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आपके मन में बार-बार अधूरापन दिखलाई पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप इसमें चयनित हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे, तो इसको आप सकारात्मक रूप में लीजिए, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसके सामने जीत दिखाई देती है, जिसको लगता है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी अधूरापन है, हमें इसको पूरा करना है। तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और निश्चित तौर पर अपने मंजिल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट क्यों करते हैं? इसको लेकर हमारे मन में कुछ विचार आया और उस विचार को लगा कि अपने विद्यार्थियों के सामने रखूं। एक चौपाई है तुलसीदास की, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। ये चौपाई हिंदी साहित्य विषय को लेकर भी काफी जोड़ती है। लगता है कि हिंदी साहित्य भी उसी तरीके से है जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब कोई विषय इतना व्यापक हो, उसमें गहराई हो, तो ये मानकर चलिए कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और प्रैक्टिस न सिर्फ तैयारी में, बल्कि आप देखें कि अलग-अलग क्षेत्रों में भी जरूरी है। अगर कोई पढ़ा रहा है, उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, कोई पढ़ रहा है, उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, कोई खेल रहा है, उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आपका रिवीजन हो, आप टच में रहें, आप कुछ नया सीखें। प्रैक्टिस करने का जो भी अगर हम परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से देखें, तो पहला जो पॉइंट है कि आपका रिवीजन होता रहे। दूसरा पॉइंट है कि आप टच में रहें। तीसरा है कि अभी तक जो आपने पढ़ा था, उसमें क्या आपने नया पाया। पुरानी चीजें तो आपको लगभग तैयार रहती हैं। आप एग्जाम हॉल में भी उसको देखते हैं, तुरंत उसके उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो प्रैक्टिस इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। और देखा जाए तो तैयारी को लेकर प्राय विद्यार्थी कहते हैं, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, तो कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से टच में नहीं था, नहीं तो ये पेपर और अच्छा जाता। आपने भी कई बार इस बात को सुना होगा। ये टच क्या होता है? हम देखते हैं कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी होते हैं कि जब एग्जाम की डेट घोषित हो जाती है, तब वो तैयारी में लग जाते हैं। तब उनको लगता है कि अब लग रहा है कि हर हालत में एग्जाम होगा ही होगा, तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी हैं जो हमेशा टच में रहते हैं, चाहे एग्जाम डेट आए न आए, लंबा वक्त लगे, भले बहुत उतार चढ़ाव से उनको गुजरना पड़े, फिर भी वो तैयारी में लगे रहते हैं, टच में रहते हैं। ये टच शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है अगर आप परीक्षार्थी के तौर पर हैं। अचानक आप तैयारी करने बैठेंगे, तो हो सकता है कि आपके ऊपर दबाव आ जाए, आप टेंशन में आ जाए, आपको कोई बीमारी भी पुरानी उभर जाए। लेकिन अगर आप निरंतरता बनाए हुए हैं, टच में हैं, एक-एक घंटा, 2-2 घंटा देख रहे हैं और जैसे-जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे आप अपनी तेजी बढ़ाते जा रहे हैं और समय दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं। प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते हैं कि हम एकदम से 100% चयनित हो जाएंगे। चयनित होने की उम्मीद में करते हैं कि हमारा रिवीजन होता रहे, हम टच में रहें, जो कुछ हमने पढ़ा है अपना मूल्यांकन कर सकें और क्या कुछ नए क्वेश्चन आ जाए तो हम उनको कर लें। इन तमाम सावधानियों के बावजूद भी आपने देखा होगा कि गलती हो जाती है। प्रैक्टिस हम इसलिए भी करते हैं कि गलती की संभावना कम हो। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, तो हम कम से कम गलती करें। लेकिन आप इस चीज को मत भूलिए कि परीक्षा और गलती का बड़ा ही गहरा संबंध है। कोई कितना भी प्रैक्टिस करके जाए, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, जब मैं आपसे भी से चर्चा कर रहा हूं, तो आईपीएल भी चल रहा है।
आपने तमाम खिलाड़ियों को देखा होगा कि खूब वो अभ्यास करते हैं, खूब अभ्यास करते हैं, लेकिन मैदान में उस तरीके से वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उन्होंने अभ्यास किया है। कई बार हमने देखा है कि खिलाड़ी तनिक गलती से आउट हो जाते हैं या फिर खराब प्रदर्शन कर देते हैं। तो गलतियों का आपके प्रदर्शन से काफी गहरा संबंध है। कोई ये बोले कि मैं बिल्कुल गलती नहीं करता हूं, तो ये मानकर चलिए कि अब वो अपवाद में ही रखा जा सकता है। तो कम गलती करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। और क्या प्रैक्टिस करने से गलती कम होती है? 10 से 15% गलती हमेशा बनी रहती है। जो मेरा निजी अनुभव रहा है एज ए परीक्षार्थी के तौर पर, तो हमने भी काफी प्रैक्टिस इत्यादि करने के बाद भी एग्जाम हॉल में 10 से 15 क्वेश्चन गलत ही किया। हाँ, खुदा न खास्ता उसमें कुछ तुक्के लग गए तो क्वेश्चन सही हो गए। हालांकि 80 से 85% सही करना भी फाइट में रहना है। जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बतलाया कि आप मुकाबले में हैं कि नहीं। अगर आप 10 से 15% गलती करते हैं तो आपको निराश नहीं होना है। आप कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी कहते हैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हुए कि मैं टच में नहीं था, नहीं तो कर दिया होता। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कभी कुछ पढ़ लिख कर नहीं जाता है, पहले जमाने में कभी पढ़ा हुआ था, अच्छे से अध्ययन किया था, बीच में उसका ब्रेक हो गया था, वो भी 100 क्वेश्चन में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन कर देता है और बार बार उन तैयारी करने वाले, प्रैक्टिस करने वालों को ललकारता है कि थोड़ा समय और पढ़ लिया होता तो आज मैं 80-85 क्वेश्चन कर लिया होता। जो प्रैक्टिस सेट करते हैं वही 80-85 तक जाते हैं। टच वाले और जो कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, पहले अच्छे से पढ़ा रहते हैं, तो वो 60-65 कर लेते हैं। अंतर कहां पर हो रहा है? मैं मेन चीज आपको बतला रहा हूं कि ये 15 क्वेश्चन का ही अंतर है। इसीलिए आपने सुना होगा कि मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, 5 नंबर से रुक गया, 10 नंबर से रुक गया। इससे अधिक से रुक रहा है तो मानकर चलिए कि आप बहुत दूर थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस हम करते हैं, जरूर खूब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है वो भी तो प्रैक्टिस कर रहा है। वो इन नए क्वेश्चंस को लाने का प्रयास कर रहा है ताकि आप उसके चक्र में फंसे। और मान लीजिए कि एकदम से आसान प्रश्न आ गया, जैसे आपने यूपी हायर एजुकेशन के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो जो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको लगेगा कि ये पूरा बाएं हाथ का है। आगे के पेपर के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस पैटर्न पे आएगा, क्या हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पर हमने बतलाया। बहुत सारे एग्जाम में आप जाते हैं, लगता है कि जितना मेहनत से मैंने प्रैक्टिस किया था उससे तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, तो वहां पर क्या बढ़ जाती है? वहां पर कटअप बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? हिंदी साहित्य देखने में लगता है कि इजी है, लेकिन भीड़ बहुत इसमें ज्यादा है। और भीड़ के बारे में आपने सोचा होगा ही कि भीड़ एक तरफ अगर कोई चल देता है तो उधर ही बढ़ना शुरू कर देती है। तो हिंदी साहित्य में थोड़ा सा आपको टेक्निकल माइंड से तैयारी करके जाना पड़ेगा। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के समय में आपको लगता है कि तैयारी अधूरी है, तो इसको सकारात्मक आपको मानना है। आपके दिमाग में ये है कि ये चीज भी पढ़ लूं, इसको भी क्लियर कर लूं, तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप तटस्थ होकर निश्चिंत होकर बैठ गए तो मान लीजिए कि आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की है। तो चलते हम कुछ प्रश्नों के बहाने, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि बातों को तथ्यों के हिसाब से रखा जाए, प्रामाणिकता के हिसाब से रखा जाए, तो और चीजें क्लियर होती हैं। मान लीजिए आपने खूब प्रैक्टिस किया हुआ है और आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रख दिए जाए। जैसे यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस इतिहास ग्रंथ का वास्तविक नाम हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन है? आपने तमाम कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोचिंग ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको थोड़े समय के लिए परेशान कर सकता है। और यहाँ पर जो सर्वे आप देख रहे हैं कि कितने कितने प्रतिशत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, लगभग 6000 विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है। और आपको ध्यान में रखना है कि आप हिंदी पट्टी इलाके में किसी भी हिंदी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जा रहे हैं तो मुकाबला कितने लोगों के बीच में रहता है? वही 6 से 10,000 के बीच में रहता है। बाकी लोगों का तो है कि फॉर्म उन्होंने भर दिया है, तो उसी बहाने आप देशाटन भी कर लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं। मुकाबला बहुत कम लोगों के बीच में है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस इतिहास ग्रंथ का वास्तविक नाम हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन है, लगभग 30% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया। शामिल हुए थे 6000, तो 30% लोगों ने सही जवाब दिया कि मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु विनोद जो इतिहास ग्रंथ है, उसको पहले हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन नाम से
लिखा गया था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया। और बाकी आप देख रहे हैं कि 28% विद्यार्थी गलत जवाब दिए, 23% भी गलत दिए, 19% भी गलत दिए। कई बार गलती अनजाने में हो जाती है। आप कई क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशंसक होंगे, जैसे रोहित शर्मा की अगर आप बैटिंग देखेंगे तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब वो आउट होते हैं तो बार बार ये पश्चाताप होता है कि ये कितना मतलब लेजीनेस की वजह से आउट हो गए, कैसे जिस शॉट को नहीं मारना चाहिए था उसको भी इन्होंने मारने की कोशिश की। और कई बार आपने देखा है कि जो व्यक्ति की मजबूती होती है वही उसकी कमजोरी भी हो जाती है। और रोहित शर्मा के शॉट्स के बारे में आपने देखा होगा कि लेग साइड में वो कई बार छक्के मारते हैं, वैसे ही वो आउट भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी मजबूती कई बार आपको कमजोरी में भी बदल सकती है, ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखिए। तो यहां पर आपने देखा कि 30% विद्यार्थियों ने हो सकता है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। एज ए परीक्षार्थी के तौर पर आपको क्या ध्यान में रखना है, कई बार हम ना क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं और तुरंत आंसर को टच कर देते हैं और मानकर चलते हैं कि हमने जो पढ़ा है अब वो तो एकदम से रामबाण सत्य है, वो गलत हो ही नहीं सकता है। बाद में आंसर की इत्यादि आती है तो उसको लेकर आप इधर उधर का प्रूफ खोजना शुरू कर देते हैं कि हमारा आंसर कैसे गलत हो गया। तो देखिए क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सही जवाब हो गया मिस्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है कि सब साच मिले सो साच है, ना मिले सो झूठ, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया था कबीर, रैदास, दादू, रज्जब। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को लगभग 6000 विद्यार्थियों ने इसको भी टच करने की कोशिश की। 5900 आसपास में लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मात्र 7% लोगों ने इसको सही किया। 7% लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। बाकी 51% लोगों ने कहा कि कबीर है, 29% लोगों ने कहा कि रैदास है, 14% लोगों ने कहा कि दादू है। यही तो है मुकाबला। मान लीजिए आप यहां से जुड़ कर गए और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि पुराने क्वेश्चंस को तो हम कर लेंगे, वो तो हमें याद हो गए हैं कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, सबसे बड़ा कांड कौन है, सबसे छोटा कांड कौन है, रामचरितमानस किस भाषा में है, ये सारी चीजें तो हम याद कर लिए हैं। लेकिन सब साच मिले सो साच है, ना मिले सो झूठ, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? सही जवाब हो गया रज्जब की। ये है आपकी तैयारी करने का पैटर्न। अगला प्रश्न है मिस्र बंधु विनोद प्रथम भाग कितने अध्यायों में विभक्त है? जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र बंधु विनोद कई भागों में लिखा गया है, ठीक है, और उन भागों को अध्यायों में बांटा गया है। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्र बंधु विनोद प्रथम भाग कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन दिया गया 11, 13, 15, 17। और इस क्वेश्चन को लगभग 7500 विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया। उसमें से सही जवाब कितने लोगों ने दिया है? मात्र 13% लोगों ने जवाब दिया है। फिर से मैं कहूंगा कि जो रिपीटेड पुराने क्वेश्चन है, जो कई बार आ चुके हैं, उनको तो लगभग सभी विद्यार्थी सही कर लेते हैं, लेकिन जो नए क्वेश्चन आ जाते हैं उनको सही करने वालों का आप देख रहे हैं कि कम प्रतिशत है। मिस्र बंधु विनोद प्रथम भाग कुल 17 अध्यायों में बटा हुआ है, सही जवाब सिर्फ 13% लोगों ने दिया हुआ है। तो ये है आपका मुकाबला। अगला प्रश्न है सम्यक ज्ञान किस रस का स्थायी भाव है? भक्ति, शांत, करुण, रौद्र। इसको अटेम्प्ट किया लगभग 7000 परीक्षार्थियों ने और 46% लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि सम्यक ज्ञान शांत रस का स्थायी भाव है। वैसे आप देखेंगे कि ये किसका स्थायी भाव, ये भी माना जाता है निर्वेद, लेकिन बदले हुए पैटर्न में अगर ये सवाल आ गए तो लगभग 46% लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि भाई हमने पढ़ा है सम्यक ज्ञान शांत रस का स्थायी भाव है। बाकी 46% लोगों ने भक्ति रस पर कमेंट किया और करुण रस को कुछ लोगों ने माना। 1% लोग रौद्र रस को भी माने कि हो सकता है कि सम्यक ज्ञान रौद्र रस का स्थायी भाव। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन जो शांत रस है उसका स्थायी भाव क्या है? सम्यक ज्ञान। ये कुछ नए प्रश्न हैं जिसके लिए कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी तैयारी आगे जाती रहे और हम परिपूर्णता में जाते रहें। नहीं तो फिर वही बात है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और पढ़ाने वाले भी अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन इस कथा को कभी पूरा नहीं किया जा सका। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जब भी परीक्षाएं आती हैं तो बहुत सारे बैच शुरू हो जाते हैं। कोई एकलव्य बैच लेकर आता है, कोई अर्जुना बैच लेकर आता है, कोई द्रोणाचार्य लेकर आता है,
कोई चाणक्य लेके आ जाता है। मैंने देखा एक दिन कि कोई छावा बैच भी लेकर आया हुआ है। तो ये तो केवल पॉपुलैरिटी के लिए है, बैच लाने से क्या होगा? आपने इस अपने अनुराग हिंदी एकेडमी पर देखा होगा, कहीं भी किसी भी बैच को हमने लॉन्च नहीं किया है। हमने आपको वो चौड़ा हाईवे बतलाने का प्रयास किया है कि जिस पर आप बाएं साइड में चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। बैचों से कोई चीज नहीं हासिल की जाती है, बस उसमें प्रचार हो सकता है, आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपके समय को किल किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि उन बैचों में रुचि लेते हैं, परेशान होते हैं, उनको खरीदते हैं। बाद में लगता है कि यार, जो हमने अनुराग हिंदी एकेडमी पर हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल सीरीज पढ़ा था, उसी को अच्छे से पढ़ लिए होते तो इस परीक्षा में फाइटिंग में रहते। जो प्रैक्टिस सेट कराई गई उसको पढ़ लिए होते तो फाइटिंग में रहे होते। जो सर ने बतलाया है, जो अंदर से आत्मा से आवाज निकली है, और उसको अगर हम फॉलो कर लिए होते तो आज सेलेक्ट होते। तो बैच से कुछ होने वाला नहीं है। बैच से बस यही होगा, आत्मसंतुष्टि कि हमने लिया था। ये कोई नहीं कहेगा कि आपने बैच ले लिया होता तो आज सेलेक्ट होते। अगर ऐसे ही बैच लेने वाले सेलेक्ट हो जाते तो फिर हमारे जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं होती। चीजों को आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को अच्छा न लग रहा हो, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम हिंदी साहित्य के शिक्षक हैं, तो थोड़ी सी आलोचना के साथ साथ सतर्कता का स्पेस बचा के रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा चीजों को लेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट करने का क्या फायदा है और कैसे प्रश्नों को पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। अगला प्रश्न है, प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण देहूं। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, महादेवी वर्मा। तो लगभग 5000 परीक्षार्थियों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सही बताने वालों की संख्या रही है 31%। 31% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया कि ये बात सूरदास की है, सूरदास की पंक्तियां हैं। और आप देख रहे हैं ये पंक्तियां कहीं न कहीं उस बैच को लेकर भी समर्पित है। आप अगर अपने से ध्यान नहीं देंगे तो आपकी हालत उसी पतंग की तरह होगा जिसको मालूम है कि वो प्रकाश की तरफ जाएगा, लाइट के पास जाएगा, तो वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, फिर भी वो जाता है। आपको मालूम है कि आपको अपने से ही पढ़ना है, फिर भी आपको लगता है कि ये चीज मैं कर लूंगा तो हो जाएगा। वो चीज छोड़ दीजिए कि लोगों का महंगा महंगा कैमरा, महंगा महंगा मोबाइल, महंगा महंगा डिजिटल बोर्ड, उससे कुछ होने वाला नहीं है अगर आप कंटेंट सही से प्रोवाइड नहीं करेंगे, चीजों को सही से बतलाएंगे नहीं। मैंने देखा है कि महंगे महंगी चीजों को लेकर फिर लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो चीजों को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। कुछ बातें खरी हो सकती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि खरी बातें ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। मीठी मीठी बातें मैं क्यों करूंगा? मैंने आपको कुछ लिया ही नहीं है, पूरा देने का प्रयास किया है और खुलकर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑन तुलसीदास पोएट रिलीजियस रिफॉर्मर के लेखक हैं। कई बार हमने देखा है कि अंग्रेजी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके शीर्षक अंग्रेजी नुमा रहते हैं। और नोट्स ऑन तुलसीदास पोएट रिलीजियस रिफॉर्मर, जैसे कई बार भक्तिकालीन कवियों के संदर्भ में एक सवाल उठता है कि क्या ये लोग कवि थे या फिर धर्म सुधारक थे या फिर समाज सुधारक थे, क्या थे ये लोग? तो इसी पर एक किताब लिखी गई है। ये किताब किसने लिखी? ऑप्शन दिया गया गार्थ तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, फ्रेडरिक पिंकट, फ्रेडरिक गाउस। इसको लगभग 6000 परीक्षार्थियों ने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। 39% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया कि जॉर्ज ग्रियर्सन है और नोट्स ऑन तुलसीदास पोएट रिलीजियस रिफॉर्मर। ये बात कही हुई थी या लिखी हुई थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 39% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। बाकियों का आप देख रहे हैं कि लोगों को लगा कि फ्रेडरिक पिंकट होंगे। हालांकि पिंकट का भी काफी योगदान है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे, हमने चर्चा भी की है, आप लोगों ने इसको सुना भी होगा। अगला प्रश्न है कि जबते इत घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे, कर मैं मुख चंद घरे सजनी नित सोचती हैं तू कहां मन मारे। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्तियों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन दिया गया सूर सागर, सुजान हित, सुजान सागर, रस मीमांसा। और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 5000 परीक्षार्थियों ने और इसमें से इसका जो सही जवाब है मात्र 6% विद्यार्थियों ने दिया हुआ है। यह क्वेश्चन मैं उस समय बनाया हुआ था जब एक विद्यार्थी ने इसको कमेंट किया कि सर ये कविता किसने लिखी हुई है। मैं अभी तक
जब आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, तब तक इस कविता को मैंने खोजा, बहुत खोजा। ये कविता मुझे मिली नहीं, एक जगह मिली, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधात्मक जो रचना है रस मीमांसा, उसमें ये पंक्ति दिखलाई पड़ी, लेकिन वहां पर ये भी नहीं बतलाया गया कि किसकी है। हमने बहुत खोजा है। अगर आप में से किसी को मिले तो जरूर इसको कमेंट कीजिए, और ये अगर मिलती है तो इस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह बात किसने कही? ऑप्शन दिया गया है नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। इस प्रश्न को 5000 परीक्षार्थियों ने अटेम्प्ट किया। इसमें से 55% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया, और जवाब देने का कारण भी रहा है कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इतने डरे होते हैं कि उनको लगता है कि अगर इनको हम इग्नोर किए तो हो सकता है कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लें। तो यहाँ पर बच्चों ने कमेंट टिक कर दिया, 55% विद्यार्थियों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मारा। तो आप इस प्रश्न के बहाने जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो छायावाद आया वो द्विवेदी काल की प्रतिक्रिया में आया हुआ है, और द्विवेदी काल की खास प्रवृत्ति रही है इतिवृत्तात्मकता, जिसको कि हम सामान्य भाषा में बोलते हैं सपाट बयानी। एक चीज को ध्यान में रखिए, सपाट बयानी मतलब सीधे सीधे पुराणों और कथाओं को ध्यान में रखते हुए जब कोई कविता लिखी जाए तो उसमें उसको इतिवृत्त के रूप में देख सकते हैं। तो द्विवेदी काल की प्रतिक्रिया में जन्म लेता है छायावाद। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया राम विलास शर्मा, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। लगभग 5500 विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है, और इसमें 50% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया कि रामचंद्र शुक्ल का यह कहना है कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। ठीक है, काव्य का संबंध आप जानते हैं कि हृदय पक्ष से है, ठीक है, जिसको कि हम भाव पक्ष भी बोलते हैं। इसीलिए जब आप किसी कविता की व्याख्या करने जाते हैं तो वहां पर भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का जिक्र किया जाता है। तो कहा गया कि ज्ञान मतलब बुद्धि, बुद्धि के भीतर ही हृदय का प्रसार होता है, और हृदय प्रसार के का जो मुख्य लक्ष्य है वो काव्य का सच्चा लक्ष्य है। ठीक, तो ये बात किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने कही हुई है। यहाँ पर 50% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया। कुछ विद्यार्थियों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना 21%, कुछ ने मुक्तिबोध को, कुछ ने रामविलास शर्मा को। तो यहाँ पर भी चतुराई देखना है कि अगर शुक्ल जी हैं तो हमें उनको बाईपास नहीं करना है। इसीलिए तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ाता हूँ, नहीं तो तमाम बैच पे बैच में लाता, आप कंफ्यूज हो जाते कि सर आप तो पिछला बैच कंप्लीट नहीं किए थे, अगला बैच ला दिए, अगला भी लग रहा है कि नहीं पूरा करेंगे। ये सारी चीजें सुनने को मिलती। हमारे बहुत सारे गंभीर विद्यार्थी जुड़े हैं, अच्छे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, और जो कुछ यहाँ पर बतलाया जाता है उसको अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते हैं, और सिलेक्ट भी हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हालांकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड रहेगा कैसे जब मैं बैच ही नहीं लाया? तो अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित हल्दी घाटी कितने सर्गों में है? श्याम नारायण पांडे की रचना हल्दी घाटी आप प्राय देखते हैं परीक्षाओं में आती रहती है, लेकिन यहां पर सवाल को चेंज किया गया। यहां पर पूछा गया कितने सर्गों में बटा हुआ है। ऑप्शन दिया गया 12, 15, 17, 19। लगभग 6500 परीक्षार्थियों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसमें से 42% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है कि कुल 17 सर्गों में बटा हुआ। अब जैसे ही 17 सर्गों का नाम आता है, तुरंत आपके दिमाग में एक महाकाव्य का नाम आना चाहिए। आ गया होगा कि हमने पढ़ा है। तो ये क्या हो गया? प्रैक्टिस सेट के दौरान कैसे पुराने क्वेश्चन को जोड़ लिया जाए, ये टेक्निक भी आप अपने दिमाग में रखिए। जो मैं छोटी छोटी बातें आप सभी को बतला रहा हूं, ये बहुत ही आराम से बतला रहा हूं। आपने इसके लिए कई जगहों पर बहुत आर्थिक रूप से खर्चा भी किया होगा, लेकिन हो सकता है कि पहले मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें की जाती हैं। मैं उस रिसेप्शन को याद कर रहा हूं जहां पर लोग बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको ये पढ़ा दिया जाएगा, ये चीज दे दी जाएगी, आपके डाउट क्लास क्लियर करवाए जाएंगे, सब चीज करवाए जाएंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि आप एडमिशन ले लेते हैं और उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जहां पर आप अपने को खोजना शुरू कर देते हैं कि मैं इस मुकाबले में हूं कि नहीं। जहां पर
कथनी कुछ और करनी कुछ होती है, फिर दिक्कत होने लगती है। यही बातें जब मैं आप सभी से खुलकर बोलता हूं तो बहुतों को पछता नहीं है, बहुतों को लगता है कि मैं कोई आलोचना कर रहा हूं। मैं सामान्य रूप से सही सही बात कर रहा हूं और मेरा पढ़ाने के साथ साथ कर्तव्य क्या है, आपको सतर्क करना है। तो हल्दी घाटी में कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और बातों में उस रचना का नाम आप दिमाग में रख लिए होंगे कि कौन सी रचना है जिसमें कुल 17 सर्ग है। आपके लिए होमवर्क है, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना। उपरोक्त कथन किसका है? कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। ये बात किसने कही है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। लगभग 6,500 परीक्षार्थियों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 56% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया। सही जवाब का कारण ये भी रहा है कि विकल्प में रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। तो 56% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया कि कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना। अगला जो प्रश्न है, योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक हैं, प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। लगभग 50% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया कि शुक्ल जी का यह कथन है और इसमें शामिल होने वालों की संख्या थी लगभग 4,500। तो जब भी कमेंट सेक्शन में हम क्वेश्चन डालते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि डालने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उसको बढ़िया से पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। तो ये भी प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। ये नहीं कि स्पीड फायर में प्रैक्टिस सेट शुरू हो और बोल दिया जाए कि इतने से इतने में आपको करना है और फिर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए कि फलाना जिले की फलाना ने टॉप किया, ढेकाना जिले की ढेकाना ने टॉप कर दिया, रोज ही टॉपर बन रहे हैं। ठीक है, ये प्रतिस्पर्धा में जरूरी है, लेकिन प्रश्नों को कैसे ठीक से पढ़ना है और आराम से, क्योंकि आपको जिले में टॉपर नहीं बनना है, आपको फाइनल एग्जाम में सिलेक्ट होना है। देखिए, टॉपर बनने की अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप अनसक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अगर आप ये अपने दिमाग में ले चलेंगे कि सिलेक्टेड लिस्ट में मेरा कहीं ना कहीं नाम हो, कोई ना कोई तो टॉपर बनेगा ही। अगर आपका दिन अच्छा रहेगा, आपका सब कुछ अनुकूल माहौल में रहेगा, तो हो सकता है कि आप जिस प्रश्न को टच कर रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर सही हो जा रहा है। ये भी होता है कई बार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। उपयुक्त कथन किसका है? भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। लगभग 8,500 परीक्षार्थियों ने इसमें हिस्सेदारी की और 20% विद्यार्थियों ने केवल इसका सही जवाब दिया। लोगों को लगा कि कामता प्रसाद गुरु व्याकरणाचार्य का नाम दिया गया है तो हो सकता है इसका सही जवाब यही हो, लेकिन हमने इस बार चकमा देने का प्रयास किया आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे चकमा खा भी गए। तो हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। ये कहीं ना कहीं आज के प्रैक्टिस सेट का सूत्र वाक्य था। आप एक दिन में हिंदी को नहीं समझ पाएंगे, एक महीना में नहीं समझ पाएंगे, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और वक्त सही जगह पर देना है। और वो जगह है अनुराज हिंदी एकेडमी, जो कि बिना प्रचार प्रसार के आप लोगों की बदौलत अपनी जगह बना रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो इच्छा है कि मैं कहीं से भी गुजरूं तो एक बार हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी को सुनूं कि वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। उस दिन लगेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो सही दिशा में कर रहा हूं, सही लोगों के लिए कर रहा हूं। तो हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। तो आज के ये सभी प्रश्न थे। मुझे लगा कि खूब प्रैक्टिस करने वाले विद्यार्थियों को आप परेशान नहीं होना है। उनको लगे कि तैयारी अधूरी है तो कुछ देर थोड़ा सा आराम करना है और इसके बाद ये करना है कि वो सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि वो चिंतन मनन कर रहे हैं। अब वो उस मंजिल को देख रहे हैं, उनके सामने पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ है। इसी को तो कहा जाता है स्व मूल्यांकन। हम दूसरे के मूल्यांकन के हिसाब से कितना अपने को माप सकते हैं, अपना मूल्यांकन ही सबसे बड़ा मूल्यांकन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी को ये आज का जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है,
समझ में आ गया होगा और आपको लगा होगा कि तमाम बातें सही थी। कुछ बातों को आप मानवीयता के दृष्टिकोण से थोड़ा-सा जगह तो देंगे, क्योंकि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड में होने वाली जो भी कथनी-करनी में अंतर है, उसको भी तो रेखांकित करना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप हमेशा जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ेंगे भी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कमेंट के इंतज़ार में। तब तक के लिए नमस्कार।